चलो हम लोग पिछले लेक्चर में जो है वो आईएनसी को कर रहे थे फॉलो। और मेरे ख्याल से लास्ट जो सेशन था हमने वो 1907 वाला 1907 वाला किया था शायद, जिसमें आपके रास बिहारी, नहीं सॉरी 1906 वाला किया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी यस। जो है चेयरमैन थे। और यस। हाँ, आउटकम जो था स्वराज था। ठीक है, चलो इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। अगला लिखना आपका कंटिन्यूटी में लिखेंगे हम लोग 1907। 1907 टेक्निकली जो देखा जाए ये आपका 23rd सेशन था। और इसके जो आपके थे वो थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष इसके चेयरमैन थे। और ये सेशन जो था वो आपका सूरत में हुआ था। ठीक है, और इस सेशन का जो आउटकम था, ठीक है, वो क्या था इसमें लिख लो। कांग्रेस पार्टी, आउटकम में लिखिएगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। पहला लिखो मॉडरेट, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू मॉडरेट, एंड दूसरा जो ग्रुप बना था जिसमें एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अब आप लोग अक्सर मॉडर्न इंडिया में एक और ग्रुप को सुनते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेवोल्यूशनरीज। उसके बारे में भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बट रेवोल्यूशनरीज की जो आइडियोलॉजी थी वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट से बिल्कुल अलग थी। और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की जो आपस की आइडियोलॉजी थी वो भी बिल्कुल क्या थी, अलग थी। लेकिन वही असर निकल के कब आया, आपका 1907 में। तो यहीं से एक इसको बहुत ही फेमस ये इंसिडेंट है, उसको कई बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट। तो इसमें क्यों बोलते हैं सूरत स्प्लिट, क्योंकि इसी सेशन में आपका जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो पार्ट में आपकी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। मॉडरेट अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। बाद में क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। अब अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लूं, तो हम लोग उन्हीं को, तीन लोगों को ज्यादातर फॉलो करते हैं एक्सट्रीमिस्ट में। जैसे कि आपके कौन, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये लोग थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट के मेन या चेहरे हुआ करते थे। और इन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी 1907 के बाद उससे बिल्कुल नाता ही तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अगला बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगला लिखो 1909। अगला लिखिएगा 1909। 1909 ये ऑर्डर वाइज अगर हम देखें तो 24th सेशन था आपका। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मदन मोहन मालविया। ठीक है, मदन मोहन मालविया। और ये सेशन जो है वो आपका लाहौर में हुआ था। मदन मोहन मालविया लाहौर में हुआ था। और इसकी इंपॉर्टेंस दो वजह से है। सबसे पहला लिखो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे। बट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 में आया था तो उस समय कांग्रेस पार्टी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछते हैं, तो भाई आप टिक करिएगा मदन मोहन मालविया। दूसरा आउटकम जो है वो ये है कि इसमें लिखिएगा सेकेंड आउटकम में डिमांडेड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, डिमांडेड फ्री प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन जो आज गवर्नमेंट आपको देती भी है, फ्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, देन उसके बाद अगला लिखेंगे आप 1911। ठीक है, 1911 ऑर्डर वाइज अगर हम देखेंगे तो ये 26 है आपका 1911 का। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे बिशन, BISHAN, बिशन नारायण, NARAYAN, बिशन नारायण। ठीक है, ये इसके क्या थे, आपके चेयरमैन थे बिशन नारायण। और ये सेशन जो था आपका कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये सेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था। और इसका जो आउटकम था वो लिख लीजिए। पहला लिखिएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आउटकम, फर्स्ट टाइम
national anthem was sung. First time national anthem was sung. ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना. अगर नेशनल सॉन्ग पूछ रहा है कि पहली बार नेशनल सॉन्ग कब गाया गया था, तब तो आप क्या टिक करोगे, 1896 जो कलकत्ता में सेशन हुआ था आपका, उसमें फर्स्ट टाइम नेशनल जो सॉन्ग था आपके वंदे मातरम वो गाया गया था. और वहीं पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल एंथम जो है वो पहली बार कब गाया गया था, तो भी कोलकाता ही हो रहा है. दोनों जगह अगर आप देखें तो कोइंसिडेंट कह लो या जो भी कह लो, 1896 में भी कोलकाता में सेशन हुआ था और 1911 में भी कोलकाता में ही सेशन हुआ था. बस चेयरमैन दोनों में अलग थे. 96 में रहीमतुल्ला सयानी साहब चेयरमैन थे आपके, और 1911 में बिशन नारायण. तो मैक्सिमम टाइम या तो वो आपसे पूछ लेते कि पहली बार नेशनल एंथम कब गाया गया, ईयर पूछ लेते हैं आपसे कि कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया, या जगह पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि जिस समय नेशनल एंथम को गाया गया था उस समय नेशनल आईएनसी के चेयरमैन कौन थे. एक तो ये हो गया. अच्छा, देन उसके बाद लिखिए अगला 1912. ये ऑर्डर वाइज देखा जाए तो 27th है आपका. इसका अगर आप आउटकम लिखेंगे तो सॉरी, इसके चेयरमैन का नाम लिखिए रघुनाथ. ठीक है, चेयरमैन साहब का नाम हो गया रघुनाथ. ये जो सेशन आपका हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था. बांकीपुर जगह का नाम याद रखिएगा, आप सब आपके एमसीक्यू पूछ लेते हैं. और उसका आउटकम एक ही निकलता है, और वो क्या था, लिखिए कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड A.O. Hume as the father या ऑफिशियल फादर ऑफ as the father of Congress Party, as the father of Congress Party. तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया 1912 में ऑफिशियली किया. ठीक है भाई, हमारा जो ओरिजिन था वो एओ ह्यूम का ब्रेन चाइल्ड था, उन्हीं की वजह से ये सेटअप आपका हुआ था. इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको एओ ह्यूम साहब को जो है भाई अपना जो फादर है वो डिक्लेयर करते हैं. ठीक, देन उसके बाद अगला लिखिएगा 1914. ये सेशन जो है ऑर्डर वाइज अगर हम देखें तो 29th सेशन है हमारा, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे भूपेंद्र नाथ बोस. ठीक है, भूपेंद्र नाथ बोस. और ये सेशन जो आपका मद्रास में हुआ था, मद्रास में. और इसकी आउटकम तो नहीं है कोई इतना खास, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो उस समय आईएनसी का चेयरमैन कौन था, ऐसे पूछते हैं. तो यहां पे लिख लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. तो मैक्सिमम टाइम आपका जो यूपीएससी होता है वो ऐसे इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो बताओ उस समय आपके कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन कौन थे. तो इसका लिंकअप मैक्सिमम टाइम आपका चेयरमैन पूछता है, बहुत रेयर होगा. मतलब मैं तो मानूंगा कि कभी नहीं पूछेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो आईएनसी का जो सेशन हुआ था वो किस जगह हुआ था, नहीं पूछेगा. बस आपको इसके चेयरमैन का नाम याद रखना है, भूपेंद्र नाथ बोस. फिर उसके बाद लिखिए आपका 1916. ऑर्डर वाइज अगर हम देखेंगे तो ये 31st है आपका. और इसका जो चेयरमैन थे इसमें अंबिका चरण मजूमदार. ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार साहब क्या हो गए, चेयरमैन हो गए. और ये सेशन जो आपका हुआ था वो लखनऊ में हुआ था. ठीक है, ये लिख लीजिए लखनऊ में. इसका आउटकम लिखिएगा क्या था, लिखिए आउटकम में लिखिए मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट
एक्सट्रीमिस्ट, जो भी मैंने लिखाया था कि 1907 में कांग्रेस पार्टी के दो आपके अलग अलग पार्ट हो गए थे। तो मॉडरेट्स, ठीक है, मॉडरेट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग, एंड मुस्लिम लीग, एंड मुस्लिम लीग ready to work against the Britishers, ready to work against the Britishers। तीनों ने तय किया कि भाई वो एक साथ कह सकते हो काम करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जो 1907 का कांग्रेस पार्टी का जो स्प्लिट हुआ था, आप कह सकते हो कि दोबारा ये लोग 1916 में जाके एक साथ हुए, ठीक। तीनों लिख लिया, कुछ छूटा तो नहीं यहां तक? तीनों का, आयशी, अरुण, शर्मी, क्लियर है तीनों को? ठीक। अच्छा, उसके बाद अगला लिखिएगा 1917। 1917 ऑर्डर वाइज अगर आप देखोगे तो ये 32nd है आपका, और ये आपका एनी बेसेंट, एनी बेसेंट चेयरमैन जो थी, कोलकाता में आपका हुआ था, कोलकाता। और नाम से चल गया होगा पता, खासियत क्या थी लिखिए, फर्स्ट टाइम एनी फीमेल बिकम्स द प्रेसिडेंट। ये पहला आपका पॉइंट होगा, फर्स्ट टाइम एनी फीमेल बिकम द प्रेसिडेंट। एक तो ये था, ठीक है। फिर दूसरा आउटकम लिखो, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली अडॉप्टेड तिरंगा। सेकंड आपका आउटकम था, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली अडॉप्टेड तिरंगा। जो आपका तिरंगा फ्लैग था वो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो ऑफिशियली इस सेशन में अडॉप्ट किया। तो यहीं से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि कांग्रेस पार्टी ने किस सेशन में तिरंगा को अडॉप्ट किया। नीचे ऑप्शंस आपके होंगे, कलकत्ता हो गया, अहमदाबाद गया, गुवाहाटी, ऐसे करके, तो आपको कलकत्ता याद रखना है। और तीसरा, हाँ, जैसे ये आईएनसी तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बनी थी ना मेनली, ताकि उनके नहीं सामने अपने रिफॉर्म्स प्रेजेंट कर सके। नहीं, मैंने क्या बोला था कि 1885 में जब आईएनसी बनाई गई थी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो आपके मेट्रो सिटी में रहने वाले जो आपके एक एलाइड ग्रुप के लोग हैं, जो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, वो अपनी जो अवेयरनेस है वो कहाँ तक ना पहुंचा सके, कॉमन मैन तक ना पहुंचा सके, तो उनका एक एलाइड क्लब बना, एक तरीके का एलाइड क्लब या रिच फैमिलीज का क्लब है। शुरू में इसका ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था, जो लॉर्ड डफरिन का भी सोचना था कि ऐसा ही होगा, और एलन ऑक्टेव ह्यूम का भी सोचना था ऐसा ही होगा। और 2-3 सालों तक 1885 से लेकर आप मान के चलो 1888 तक ऐसा ही होता रहा कि इसमें सिर्फ एलाइट लोग ही आया करते थे, बाकी कॉमन मैन नहीं आया करते थे। लेकिन 1888 के बाद इनके सेशंस में कॉमन मैन को भी बुलाया जाने लगा, उनको बताया जाने लगा कि उनके राइट्स क्या होते हैं, तो वहां से गड़बड़ी शुरू हुई, ठीक है। ठीक है आशीष? सर तो इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स इसके बाद 1888 के बाद जब ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंट बने तो वो लोग तो अपने पॉइंट्स नहीं रखने देते होंगे ना, नहीं, मतलब अब देखो, एग्जैक्ट। पहले आप ये समझो कि एक तो आपका हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ऑफिसर हो गए, एक तो ये आपके हो गया, और एक आपके क्या हो गए, इंग्लिश या इंग्लिशमैन, ऐसे मान के चलो। तो देखो आज भी हमारे इंडिया में कई ऐसे आपके क्या कहते हैं वो है, यूरोपियंस हैं, एंग्लो इंडियंस हैं। जैसे ज्यादा दूर मत जाओ, मसूरी में हमारे कौन रहते हैं, रस्किन बॉन्ड रहते हैं, जिनकी दादा या परदादा जो है वो ब्रिटिशर्स, मतलब वहीं से यहाँ पर आए थे लोग, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय क्या होते थे, कई ऐसे इंग्लिश या ब्रिटिश नागरिक हुआ करते थे जो कि रियलिटी में दे बिलीव इन ह्यूमैनिटी, दे बिलीव इन इक्वालिटी। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स नहीं हुआ करते थे, ना ही उनके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। वो कॉमनली इंडिया में आके यहाँ पर रिफॉर्म्स चाहते थे, यहाँ चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश पुलिस है या जो ब्रिटिश आर्मी है वो इंडियंस को ट्रीट लाइक अ ह्यूमन बींग। तो वो यहाँ आके अपना एनजीओ चलाते थे, लोगों की मदद करते थे, और ऐसे ही वो कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए, टाई अप हो गए थे, ठीक है। उस तरीके से आपका आप ये लिंकअप मान के चलना, ठीक है आशीष, समझ में आया? यस सर। ठीक है। आज भी आते हैं काफी एनजीओ, देखो ना, काफी आपके एनजीओ हमारे भारत में
बहुत अच्छे अच्छे जो एनजीओ हैं बाहर से काम कर, मतलब बाहर के एनजीओ हैं भारत में आते हैं। और जैसे आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या कहते हैं ये, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। वो भारत में बहुत जगहों पर जो है एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है आपका, ठीक। अच्छा, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1970 एनी बेसेंट हो गया। थर्ड थिंग लिखो या थर्ड आउटकम लिखो इसी एनी बेसेंट जिसमें आपकी चेयरमैन थी, लिखिएगा थर्ड आउटकम। कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू स्टार्ट कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू स्टार्ट सोशल रिफॉर्म्स प्रोग्राम। सोशल रिफॉर्म्स प्रोग्राम, सोशल रिफॉर्म्स प्रोग्राम, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई वो सोशल रिफॉर्म्स प्रोग्राम चलाएंगे। सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट। ये वो मूवमेंट थे जो अपने अपने रिलीजन्स में जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे उसको हटाना चाहते थे, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने, ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत एक ऐसा पॉइंट है जो ज्यादातर लोग ध्यान देते नहीं है। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि 1917 से पहले, इससे पहले और 1885 के बाद, यानी कि जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जो सोशल रिफॉर्म्स थे, यानी जो बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्स थे, उनके अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोला। इन्होंने फिर 17 में खास तौर से उसके बाद से ये बोलना शुरू किया कि जो लोअर कास्ट आपके हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो वुमेन हैं, जो विडोज हैं, जो चाइल्ड मैरिज होती है, इसके अगेंस्ट में फिर इन्होंने बोलना कब से शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, आप अगर पूछेंगे तो आप टिक करके आएंगे 1917 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करके आपको दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगला लिखेंगे आप लोग 1919 ऑर्डर वाइज अगर हम देखेंगे तो ये 34th सेशन था आपका, ठीक है। और इसमें मोतीलाल नेहरू और इसका लिखो अमृतसर, ये कहां पर हुआ था आपका, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में आपका हुआ था। और इसका आउटकम एक ही था, कांग्रेस पार्टी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा अभी। कांग्रेस पार्टी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। कांग्रेस पार्टी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। देन उसके बाद देखिएगा आपका 1920 ऑर्डर वाइज अगर आप देखेंगे तो 35th है 1920। इसमें लिखिए सी राघवाचार्य, या खाली लिख दो राघवाचार्य, लिख दो खाली आप राघवाचार्य, CHRYA, राघवाचार्य। ये सेशन जो है आपका नागपुर में हुआ था, ठीक है। और इसमें लिखिएगा सबसे पहला क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसने स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता ही होगा, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये इसका आउटकम नहीं था, लेकिन इसके ठीक पैरेलल आप मान सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक। देन उसके बाद अगला लिखिएगा 1923 ऑर्डर वाइज अगर आप देखेंगे तो 38th आपका सेशन था ये। और इसमें लिखिएगा मौलाना मोहम्मद अली, या खाली आप लिख दो मोहम्मद अली, ये आप लोगों को याद रहेगा, मोहम्मद अली। और ये सेशन कहां पर हुआ था, काकीनाडा। और इसका आप आउटकम लिखेंगे, एक ही आउटकम था जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लिखिएगा ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्टैब्लिश, ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्टैब्लिश, ठीक है, ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्टैब्लिश। तो यहां से सीधा मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है
कि बाय विच सेशन या इन विच सेशन ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्टैब्लिश बाय द कांग्रेस पार्टी, तो आप टिक करके आइएगा काकीनाडा, या ऐसे पूछेंगे कि जब ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन कौन थे, तो आप टिक करिएगा मोहम्मद अली, या कब स्टैब्लिश हुआ था तो आप टिक करेंगे 1923 को। क्लियर है तीनों को यहाँ तक? शिल्पी, अरुण, आयुषी? यस सर। देखो अब आना इसमें से एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दो को इतना मतलब जो हम लोग ये सेशंस वाला पार्ट कर रहे हैं इसमें से दो क्वेश्चन कभी नहीं आते एक साथ। एक क्वेश्चन आ गया, एक इधर से दो आएगा, एक ही क्वेश्चन। अच्छा फिर लिखिए 1924, ये खास है भाई हमारे लिए 1924। क्यों? लिखिएगा महात्मा गांधी या गांधी जी, या आपका गांधी जी। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम आपके गांधी जी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन बने थे, पहली और आखिरी बार। ठीक है, उसके बाद ऐसे तो इसके बाद कई बार कह सकते हो कि एफर्ट किया गया कि भाई गांधी जी दोबारा चेयरमैन बने, लेकिन वो बने नहीं, उनका इंटरेस्ट था नहीं। अच्छा, तो इसमें ये सेशन कहां पर हुआ था? लिखिएगा बेलगांव। बेलगांव शायद नाम सुना हो, अरुण ने शायद सुना हो बेलगांव। बेलगांव जी सर। सुना है? कहां पर है? सर एक्चुअली कर्नाटका में है, पर वो कर्नाटका और महाराष्ट्र की बाउंड्री में। और ये भी आज के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, आयुषी, श्रीवी, आज के कॉन्टेक्स्ट में महाराष्ट्र और कर्नाटका लड़ाई लड़ते हैं आपस में कि बेलगांव किसका पार्ट है। ठीक है, तो आज के अकॉर्डिंग तो आप देखोगे तो कर्नाटका का इसमें वो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बट महाराष्ट्र क्लेम करते हैं कि वो उनका पार्ट है। चलो खैर, तो बेलगांव हो गया इस जगह का नाम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि भाई गांधी जी पहली और आखिरी बार इस सेशन के चेयरमैन बने थे आईएनसी के, तो पूछ लेते कि किस सेशन में आपके गांधी जी जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, तो बेलगांव टिक करना। अब इसकी खासियत क्या है इस सेशन की, इसमें लिख दीजिएगा फर्स्ट सेशन इन विच गांधी या गांधी जी बिकम्स द प्रेसिडेंट, ऐसे करके लिख दो, गांधी जी बिकम्स द प्रेसिडेंट। ये याद रहेगा तो अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद अगला लिखिएगा आप लोग 1925। ये आपका 40th सेशन था, और इसमें थी आपकी सरोजनी नायडू। और ये सेशन जो है हमारे कहां पर, कानपुर में हुआ था। ये यूपी का कानपुर शहर है। और खासियत आपको पता चल गई होगी, खासियत क्या लिखेंगे आप लोग? फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकम्स द प्रेसिडेंट। क्योंकि देखो एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की थी। पहली बार कोई भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन, इसको लिख लीजिए आउटकम में, फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकम्स द प्रेसिडेंट। ये पहला आउटकम था। ठीक है, फिर दूसरा आउटकम लिखो, हिंदी। दूसरा आउटकम आपका था इस सेशन का, हिंदी यूज्ड एज नेशनल लैंग्वेज। यूज्ड एज नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, बट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। फिर जो साउथ इंडियन स्टेट्स ने बाद में जाके उसको बहुत वो किया, अपोज किया था, और आजादी के बाद भी अपोज है और आज भी अपोज है। यूज्ड एज नेशनल लैंग्वेज, और वो भी अपनी जगह सही है, यूज्ड एज नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, और थर्ड आउटकम लिखो इस सेशन का, सरोजनी नायडू के जो सेशन जिसमें वो चेयरमैन थी, लिखिए फ्लैग सॉन्ग ऑफिशियली अडॉप्टेड। फ्लैग सॉन्ग जो हमारा आज भी है, फ्लैग सॉन्ग ऑफिशियली अडॉप्टेड। कुछ इनिशियल लाइंस पता है आप लोग को हमारे फ्लैग, जो हमारा झंडे के लिए जो गीत है, किसी को पता है कुछ लाइनें? कोई बात नहीं, इसकी लाइनें शायद आप कभी आपने सुनी हो, या पता नहीं स्कूल कॉलेज में आप लोग को गाई कि नहीं गई। इसकी लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कुछ इस तरीके से इसकी लाइनें हैं। क्या, तो ये पूछ लेते हैं कि भाई पहली बार ये जो ऑफिशियल सॉन्ग था फ्लैग के लिए वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये टिक कर गया था। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा 1926।
देखा जाए तो ये 41st आपका ऑर्डर वाइज है, और इसका लिखिएगा श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, वाई ए डबल ए करके वाई ए करके अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। ये आपका गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है, गुवाहाटी। और इसकी खासियत क्या थी इस सेशन की, देख लीजिएगा, एक ही आउटकम निकला था। देखिए, खादी बिकम्स मैंडेटरी फॉर कांग्रेस मेंबर, खादी खादी बिकम्स मैंडेटरी फॉर कांग्रेस मेंबर्स, ठीक है। तो मैंडेटरी कर दिया कि भाई जितने लोग कांग्रेस पार्टी के मेंबरशिप लेते हैं या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पहनेंगे, आपका खादी पहनेंगे। तो आज भी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं, ध्यान रखना पार्लियामेंट में कि खादी पहन के आना हो, है ना, ये ध्यान रखना, कुर्ता पजामा ये कोई पार्लियामेंट की ऑफिशियल ड्रेस नहीं है, ना ही आपके स्टेट असेंबली की, वो तो नेता लोग पहनते हैं। नेता लोग चाहे तो क्या पहन सकते हैं आपका, आप, लेकिन आप उनको देखो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयराम शंकर जो है, जयराम शंकर ना, फॉरेन मिनिस्टर, वो अगर आप देखें तो हमेशा सूट पहन के आते हैं, ठीक है। कभी कभार मैंने देखा उनको उसमें भी क्या कहते हैं, कुर्ते पजामे में देखा है, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल ड्रेस है नहीं वैसे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, सर हाँ सर बोलो। सर यानी ये कंटिन्यूस जो सेशन होते रहते थे, हाँ, तो उनके भी जगह भी बहुत अलग अलग जगह, जैसे गुवाहाटी हो गया, हम्म काकीनाडा हो गया, हम्म तो ट्रैवलिंग ये बाकी चीजें बहुत, और वो भी ऊपर से ब्रिटिश का रूल्स वगैरह, तो सेशंस को कभी। देखो, सेशंस को कभी अपोज तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा जो एक इमेज रही इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो क्या रही, नॉन वायलेंस की। और ये रही कि वो रेवोल्यूशनरीज नहीं थे, ना उनका सपोर्ट करते थे डायरेक्टली ओपनली, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने 1929 के पहले कभी ये कहा कि उनको क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जब आप ये बात बोलेंगे नहीं तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनती कि ब्रिटिशर्स आपको सप्रेस कर, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये बात तो एक जगह सही थी कि शुरू शुरू में उन्होंने ट्राई किया था कांग्रेस पार्टी को सप्रेस करने का, लेकिन हमारे यहाँ जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो कई आपके लोकल न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने शुरू हो गए थे लोकल लैंग्वेजेस में। तो जो ब्रिटिशर्स को डर था कि लोगों में कांग्रेस पार्टी अवेयरनेस करेगी, वो काम ये न्यूज़पेपर करने शुरू कर दिया था। और आप ये मान के चलिए कि उस समय बहुत ही अच्छी बात है कि 200 से ऊपर जो आपके लैंग्वेजेस थे उस समय, और आज भी हैं हमारे यहाँ, उसमें न्यूज़पेपर छपा करते थे। और ये न्यूज़पेपर में ऐसी खबरों को छापा करते थे और ऐसे चीजें बताई जाती थी कॉमन मैन को, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, कि लोगों को अवेयरनेस आती गई कि उनके राइट्स क्या है, ठीक है। जी सर। जैसे जैसे आप अभी देख लीजिए, आप लोगों ने वो स्कीम सुनी है, जनधन योजना। जी सर। जनधन, हाँ, क्या चीज है जनधन योजना, अगर किसी ने सुनी है तो। सर उसके अंदर बहुत सारे ये है ना सर, अलग अलग है कि। जैसे मतलब एक एक जनधन योजना में अगर आपने सुना हो कुछ कि जनधन योजना क्या चीज हुई, हाँ, आयुषी शिल्वी सुना है जनधन योजना यस सर। क्या चीज है। इसको आप लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना भी कई बार कहते हैं। इसमें था क्या, हम्म, सुना है किसी ने। सर वो हर एक किसी अकाउंट में से कुछ अमाउंट कट होता था, तो ताकि वो इंश्योरेंस मिलता था। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना जो था वो आपका क्या था कि जितने भी हमारे यहाँ इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके क्या खुलाए जाए, आपके बैंक अकाउंट्स खुलाए जाए, ठीक है। जब तक ये स्कीम मोदी साहब ने शुरू नहीं की थी, उस समय क्या था कि उसके पहले जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते थे, क्योंकि ये 2014 में शुरू हुई थी आपकी, तो जब भी अगर आप कभी बैंक अकाउंट खुलवाने गए थे या जाते थे उसके पहले, तो क्या चीज चाहिए होती थी आयुषी, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या मैंडेटरी था। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ना वो, अरे वो तो बात की बात है, कुछ अंदाजा।
अच्छा आप लोग खैर तो उस, कुछ अमाउंट जमा करते हैं। हाँ वो तो हो गई, बिना पैसे को कहाँ से खोलोगे। खैर आप लोग उस दौर से गुजरे नहीं हो, कभी अपने पेरेंट्स से पूछना। उस समय ये था कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो एक इंट्रोड्यूसर आपका होना चाहिए, यानी उसी बैंक में जी सर, जी सर। एक पहले से इंट्रोड्यूसर होगा, वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा, तभी आप अकाउंट खोल सकते थे। तो ये बड़े ही मतलब कह तो वो सकते हो तो बड़े, शायद अभी भी है ना। ना अब नहीं, खत्म हो गया वो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवा रहे तो जरूरत नहीं है उसकी। तो ये ना उस समय बड़ा डेयरिंग होता था कि भाई आप पहले निकाल के लाइए किसी को, जो जिसका एसबीआई में या पीएनबी में अकाउंट हो, वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा, तब आपका खुलेगा। तो ये डर का माहौल था बैंकों के अंदर, बेचारे गरीब लोग जाया नहीं करते थे। तो प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने सबसे पहले 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो यही बोला कि ऐसा है, बैंकों को टारगेट दे दिया कि सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे इनके अकाउंट खोलो, वो भी जीरो बैलेंस, कोई जरूरत नहीं इनको कुछ मिनिमम अमाउंट रखने की, और साथ ही साथ इनको डेबिट कार्ड भी इशू करो उसी अकाउंट में। ठीक है। तो शुरू शुरू में तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्यों खुलवा रहे हैं अकाउंट, लेकिन इसका असर हमें कब पता चला, 1 साल या 1.5 साल के बाद, जब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम शुरू हुई, यानी कि सीधे गरीबों के खाते में जो उनकी सैलरी है या जो उनका सब्सिडी है वो सीधे उनके खाते में आ रहा था, कि बीच से जो चोरी चपाटी थी वो सब खत्म हो। ठीक है। तो यहां भी वही आप मान के चलना, जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो थ्रू प्रेस उस समय लोगों को बताया गया कि भाई तुमको ब्रिटिशर से इतनी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही टैक्स है, तुम्हारा ही कंट्री है, वो तो बाहर के लोग हैं, तुम उनसे क्यों डर रहे हो, उनसे हक से मांगो अपनी चीज। ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम लोग। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, जैसे आप लोगों ने वो सुना है आरटी, ये क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, जी सर, जी सर। क्या तो चीज है ये? अटल बिहारी आरटीई है क्या चीज? सर, सर कि हर किसी को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। अच्छा ठीक है। हाँ, अरुण आप क्या बोल रहे थे? ठीक है, क्या कहते हैं श्रीवी, आपका क्या है इसके बारे में? सर जो विलेज में है तो उनको एजुकेशन जो हम्म। एजुकेशन था वो कंपलसरी कराना का था। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे से स्टार्ट किया था इसे। तो 21A में क्या है, पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। जी सर। 21A में तो है राइट टू एजुकेशन। जी सर, जी सर, जी सर। तो 14 इयर्स तक के बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन। हाँ वो तो है। देखो राइट टू आरटी जो है उसमें क्या कहा गया है, कि जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें एक सर्टेन परसेंट, अभी मैं परसेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, 8% या 10% है, वो बीपीएल फैमिली के लिए क्या रहेगा, उनके बच्चों के लिए रिजर्व रहेगा। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि अगर मैं देहरादून की बात करूं तो सेंट जोसेफ एकेडमी हो गया, या सीजीएम हो गया, या ऐसे जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, और इसके तहत सर ये ये कहा। बीपीएल के बच्चे आते हैं, हाँ ये स्कॉलर होने चाहिए, स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं बीपीएल वाले बच्चे। हाँ, मतलब बीपीएल के बच्चे हो ना, जो बीपीएल, मान लो कोई एक्स आपकी बीपीएल फैमिली को बिलोंग करता हो, उसका अगर बच्चा इस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहता है, तो वो अंडर दी आरटीआई उसको सारा जो खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। ठीक है। यस सर। ठीक। तो लेकिन ये रूल किस पे लागू नहीं होता है, जो बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि जैसे कि हमारे देहरादून में कौन सा हो गया, दून स्कूल हो गया, जो बोर्डिंग स्कूल है उस पर लागू नहीं होगा। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उस पर उनको 10% हर क्लास में ये सीट बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करनी है। ठीक है। चलिए क्या, ठीक है, सरकार भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखिएगा, अगला आपका लिखिए 1929। 1929, ये 44th आपका होगा। जेएल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ये सेशन जो है आपका लाहौर में हुआ था। और इसमें लिख लो आउटकम क्या है, डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई फुल इंडिपेंडेंस इंडिया में, डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। ठीक है, इसमें उन्होंने मांगी थी। फिर उसके लिखिएगा 1931,
1931 ये आपका 45th आपका मान के चलो, इसमें लिखिए सरदार पटेल। सरदार पटेल ये आपका कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। और इसमें लिखो भाई आउटकम्स क्या थे। पहला आउटकम लिखो, डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स। डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स, ये सारे राइट्स आपके प्रेजेंट है आज, ठीक है। ये सारे मांगे थे इन्होंने ब्रिटिशर से, डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा आप लोग, सेकंड थिंग जो मांगा था, डिमांडेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। डिमांडेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियंस, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियंस के लिए जो है अपनी खुद की एक अलग पॉलिसी मांगी, इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके बाद लिखिए अगला 1937 ये आपका ऑर्डर वाइज 50 है, 50th है। और इसमें लिखिए JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू साहब थे इसमें। ये लिखिए कहां पर हुआ? फैजपुर। ये आपका महाराष्ट्र में है, लिखना लिख दो ब्रैकेट में, महाराष्ट्र, फैजपुर। और इसका आउटकम क्या था जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, लिखिएगा। एक ही है आपका, बस ध्यान रखने वाली बात है। फर्स्ट सेशन विच वॉज हेल्ड इन विलेज, वो पूछ सकते हैं कौन सा सेशन था जो विलेज में हुआ। फर्स्ट सेशन विच वॉज हेल्ड इन विलेज, ये गांव में होने वाला पहला सेशन, तो फैजपुर याद रखना था। उसके बाद अगला लिखिए 1938। हाँ बोलिए सर। इसका जो इसका खर्चा वगैरह कौन कोई हाँ, जो कांग्रेस पार्टी को जो डोनेशन मिलता था, जो भी मेंबर्स हुआ करते थे या जो भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे, बाहरी बाहर से उसके मेंबर नहीं थे, तो ये लोग चंदा भी मांगने आते थे भाई। जो भी उस समय के बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन, और जो भी मिडिल क्लास लोग थे, दिल खोल के चंदा देते थे भाई। आज भी तो आपकी यही हालत है, चाहे आपकी बीजेपी पार्टी हो, आप पार्टी हो, SP हो, कांग्रेस हो, सबको चंदा मिलता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो आपके मिलते हैं, उसी से उनका खर्चा चलता है। अच्छा 1938 ये लिखिएगा सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये लिखिएगा हरिपुरा। अब ये जगह है कहां पर, कई बार पूछ लेते हैं, ये गुजरात में है। हरिपुरा गुजरात। और इसमें लिखिएगा आउटकम क्या था। नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय कांग्रेस पार्टी। नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय कांग्रेस पार्टी। फिर लिखिए अगला 1939, फिर से लिखिएगा SC बोस त्रिपुरी, ये आपका त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी, ये आपका MP में जगह है। त्रिपुरी कहां पर हुआ? MP। इसका आउटकम जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। क्या था? लिखिए सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद becomes the president. सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद becomes the president. लिख दिया हमने, ठीक है, हो गया तक? ठीक, चलो 5 मिनट्स का हम लोग ब्रेक लेंगे।